And student, today we are starting a new chapter from the third unit civics. आज हम civics से नेक्स्ट चैप्टर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. द टॉपिक इज स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार. तो फर्स्टली स्टूडेंट, आई वांट टू रिमाइंड यू दैट इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट द लोकल गवर्नमेंट. तो हमने प्रीवियस क्लास में 6th क्लास में जो पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, और अब हम जो पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों से हिस्ट्री में बताया था कि हिस्ट्री हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड की है. तो सेम वे उसी प्रकार से हमने सिविक्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है. तो फर्स्टली आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हिस्ट्री जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड की थी, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री एंड द थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री. तो एंशिएंट हिस्ट्री जो कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, सेम वे इसी प्रकार से आप लोगों को लोकल गवर्नमेंट भी आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है. एंड सेकंड है मेडिवल हिस्ट्री, जो कि आप लोग एट द प्रेजेंट टाइम इन योर बुक यू आर स्टडिंग, आप लोग पढ़ रहे हैं. तो ठीक उसी प्रकार से सिविक्स में भी हम लोग जो पढ़ेंगे, जो सेकंड पार्ट है इसका स्टेट गवर्नमेंट, और नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग पहुंचेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट. तो नेक्स्ट क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के. तो हमने इसी प्रकार से जैसे हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो ठीक इसी प्रकार से हमने सिविक्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है. तो फर्स्टली हमारी जो है लोकल गवर्नमेंट, जो कि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, और एट द प्रेजेंट टाइम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो आप स्टडी करने वाले हैं. और नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के बारे में. तो आज हमारा थर्ड चैप्टर है जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट. फर्स्टली आई वांट टू अबाउट आवर स्टेट के बारे में. तो हमारा स्टेट क्या है, स्टेट कैसे बने हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इंडिया जो है विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, यानी कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. तो विश्व में हमारा सबसे बड़ा प्रजातंत्र है. ठीक उसी प्रकार से किसी एक व्यक्ति को या गवर्नमेंट को इतने बड़े देश को, इतने बड़े कंट्री को चला पाना पॉसिबल नहीं था. तो इसी पर्पज से हमने फर्स्ट इसको पावर शेयरिंग किया है, यानी कि हमने गवर्नमेंट के पावर शेयरिंग की है. ये हमारी 2 टाइप की होती हैं, एक तो हमारी वर्टिकली होती है और दूसरी हॉरिजेंटली होती है, जिसको आप लोग 9th क्लास में जब आप लोग पहुँचेंगे, 9th 10th क्लास में आप लोग जब पहुँचेंगे तो आप इनको हॉरिजेंटली और वर्टिकली टाइप की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो अब हम जो डिस्कस करेंगे तो डिवीजन ऑफ स्टेट की, हमने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है, इसको हमने जो इंडिया है इसको हमने स्टेट में डिवाइड कर लिया है. यानी कि एट द प्रेजेंट टाइम जो हमारे इंडिया में है 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. तो जो कि अभी हाल ही में हमारे चेंज हुए हैं. इससे पहले हमारे इंडिया के 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, यानी कि 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित राज्य थे. लेकिन अब हमारे वर्तमान में एट द प्रेजेंट टाइम जो हैं 28 स्टेट हैं और 8 हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जिस कारण से हमारा एक स्टेट कम हुआ है और हमारा एक यूनियन टेरिटरी बढ़ गया है. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे भारत के सबसे बड़े राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, इंडिया का यूपी इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राज्य है. तो यूपी मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, जहां पर देर आर 18 डिवीजन, 75 डिस्ट्रिक्ट, 822 ब्लॉक्स एंड 52,021 पंचायत एंड 10 lakh
7,452 विलेजेस। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये इतना बड़ा है, आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें हमारे 75 जिले, 822 हमारे ब्लॉक हैं और 52,021 जो कि यहाँ की पंचायत हैं और 10,07,452 हमारे विलेजेज हैं, गांव हैं। तो अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट उत्तर प्रदेश, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। तो दिस इज ए मैप ऑफ आवर स्टेट यूपी। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूपी के बारे में कि हमारा जो स्टेट है ये उत्तर प्रदेश ये कितना बड़ा है, क्या यहाँ क्या प्रोसीजर, किस प्रकार की यहाँ पर गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक स्टेट में एक बाईकैमरल जो होती हैं, यानी कि जिसको हम द्विसदनीय सरकार कहते हैं। तो हमारे जो स्टेट हैं सभी में ये कॉमन नहीं है। तो किसी स्टेट में हमारी ये यूनिकैमरल है और किसी में ये बाईकैमरल है, यानी कि एक सदनीय वाली सरकार और कहीं ये 2 सदनीय वाली सरकार है। तो हमारा जो स्टेट है यूपी, जिसमें हमारी 2 सदनीय वाली सरकार है, जिसको हम जानते हैं डिफरेंट नाम से, हम इनको वी कॉल दिस इज आवर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जो बाईकैमरल जो हमारी गवर्नमेंट है, तो यहाँ की इसमें हमारे 2 सदन होते हैं, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, इसको हम कहते हैं। इसके हमारे क्या होते हैं, 2 हाउस होते हैं, इसको हम एक को लोअर हाउस कहते हैं और एक को अपर हाउस। तो हमारा जो अपर हाउस है जिसको कहते हैं हम विधानसभा, और जो हमारा लोअर हाउस है उसको क्या कहते हैं, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको हमारा ये लोअर हाउस है। तो इस प्रकार से हमने जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके 2 सदन बनाए हैं, जिसको हम बाईकैमरल के नाम से जानते हैं, यानी कि द्विसदनीय वाली सरकार। और हमारे स्टेट, भारत की जो स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेटों में हमारी बाईकैमरल टाइप की गवर्नमेंट है, यानी कि 2 सदन वाली सरकार है। बट कुछ स्टेट में हमारे यूनिकैमरल टाइप की गवर्नमेंट है, यानी कि 1 सदन वाली भी सरकार हैं। और जो स्टेट है, कुछ स्टेट में हमारे यूनिकैमरल टाइप वाली गवर्नमेंट है। तो बट हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो है वो बाईकैमरल टाइप की गवर्नमेंट है, यानी कि 2 सदन वाली सरकार है, जिसको हम 2 सदन के नाम से जानते हैं, अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट आवर बाईकैमरल के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा स्टेट जो है उत्तर प्रदेश ये कितना बड़ा है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ ए बाईकैमरल legislature comprising of legislative council and upper house and legislative assembly the lower house। तो जैसा मैं अभी आप लोग से बता रहा था कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये बाईकैमरल लेजिस्लेटर कंप्राइजिंग की सरकार है, यानी कि 2 सदन वाली सरकार है, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसा अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक होता है अपर हाउस, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको भी अभी मैंने आप लोगों को जस्ट ये हमारी दोनों हैं बाईकैमरल गवर्नमेंट, जिसमें विधानसभा जो अपर हाउस है और विधान परिषद जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ये हमारा लोअर हाउस है। तो हमारा उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी मोस्ट पॉपुलस है। दिस इज द लार्जेस्ट लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो जैसा मैंने आप उससे बताया कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये भारत का सबसे बड़ा विधानसभा वाला राज्य है, जहां पर उत्तर प्रदेश असेंबली कंसिस्ट ऑफ 403 इलेक्टेड मेंबर एंड 1 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर। तो हमारे जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी स्टेट की जो स्ट्रेंथ है, जो सीट हैं, जो एमएलए हैं,
तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो एट द प्रेजेंट टाइम 403 है, यानी कि 403 एट द प्रेजेंट टाइम हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल सीट हैं। और एक जो कि हमारा एंग्लो इंडियन मेंबर है जो कि नॉमिनेट किया जाता है, उसको नामांकित किया जाता है। एंड और अब हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट आवर टॉपिक के बारे में, तो हम डिस्कस करेंगे जो हमारे मेजर पॉइंट होंगे इसके। गवर्नर जो कि स्टेट का हेड होता है, एंड सेकंड पॉइंट होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज। और जो हमारे थर्ड पॉइंट जो मेन पॉइंट होगा जिसको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर के बारे में, उसकी पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी योग्यता के बारे में पढ़ेंगे। और अब हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होगा अबाउट गवर्नर। गवर्नर जो कि हमारे स्टेट का या किसी भी स्टेट का हेड होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। तो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट। तो सबसे पहली बात तो ये पॉइंट ये होता है कि गवर्नर जो है होता है किसी भी देश किसी भी राज्य का संवैधानिक रूप से उसका हेड होता है, मुखिया होता है, सबसे बड़ा होता है गवर्नर, यानी कि राज्यपाल जिसको हम कहते हैं। तो एट द प्रेजेंट टाइम जो है हमारी आनंदीबेन पटेल एट द प्रेजेंट टाइम इन यूपी गवर्नर हैं। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। तो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो 5 ईयर होता है, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यानी कि देश का राष्ट्रपति जो इसको नियुक्त करता है स्टेट के लिए। तो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी हु एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट असेंबली इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड बाय द गवर्नर। अर्थात वह जो मेजॉरिटी पार्टी है, जिस दल ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेजॉरिटी गेट करी है इलेक्शन में, जिसके सबसे ज़्यादा एमएलए पार्टी में उन्होंने फाइट किया है, इलेक्ट हुए हैं, तो उनको हमारा जो गवर्नर होता है चीफ मिनिस्टर के माध्यम से उनको अपॉइंट करता है। और इसके बाद गवर्नर चीफ मिनिस्टर जो भी विनर जो दल है उसको नॉमिनेट करेगा, उसको बुलाएगा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से गवर्नर के माध्यम से जो है स्टेट की गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है और चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो चीफ मिनिस्टर होल्ड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल। तो जो राज्य के स्तर पर जो मिनिस्टर, जो वैधानिक असेंबली, जो विधानसभा की जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर अपने काउंसिल मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। काउंसिल एक मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा जो कि हमारे गवर्नर द्वारा उनको शपथ दी जाती है। द चीफ मिनिस्टर होल्ड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कैबिनेट मिनिस्टर की वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर होती है और इस प्रकार से ये स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। तो स्टेट दैट हैव ओनली वन हाउस नेमली द लेजिस्लेटिव असेंबली और लोअर हाउस हैव ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो अर्थात जैसे मैंने अभी आप लोगों से बताया था कि जिस स्टेट में एक सदन वाली सरकार है, अर्थात यूनिकैमरल, जिसको हम एक सदन वाली सरकार कहते हैं, तो वो वहाँ पर इसी प्रकार से फॉर्म की जाती है। और जिस स्टेट में बाई कैमरल वाली गवर्नमेंट है, अर्थात दो सदन वाली सरकार है, तो वहाँ पर भी हमारा इसी प्रकार से लोअर हाउस, जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, उसके द्वारा लोअर हाउस कहलाता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। स्टेट दैट हैव टू हाउस, जिस राज्य में दो सदन होती हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस जिसको हम कहते हैं, अभी मैंने आप लोग से इसी बारे में डिस्कस कर रहा था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस जिसको हम कहते हैं, एंड हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो दिस इज द बाई कैमरल लेजिस्लेचर गवर्नमेंट। ये हमारी स्टेट की जो है बाई कैमरल यानी कि द्वि सदन वाली सरकार है, जिसको फर्स्टली एक हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और दूसरी हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको अपर हाउस के नाम से आते हैं, अर्थात दो सदन वाली सरकार। तो हेड ऑफ द
बाइकैमरल गवर्नमेंट का जो होता है चीफ मिनिस्टर होता है, और चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो होता है हमारा गवर्नर होता है। तो गवर्नर का जो सीधा लिंक होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, और इस प्रकार से चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों आपस में मिलकर के स्टेट को रन करते हैं, स्टेट की गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर होल्ड द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस प्रकार से जो है हमारा चीफ मिनिस्टर है, ऑल जो इसके मिनिस्टर हैं इनको होल्ड किए हुए हैं, इन पर अपनी पकड़ बनाए हुए, ये इसके अंडर में कार्य करेंगे। इनकी सारी जिम्मेदारी, इनको सामूहिक करने की जो जिम्मेदारी होती है वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर होती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो जैसा कि आप लोग से बताया गया था कि जो हमारी जो भारत है ये एक फेडरल टाइप की गवर्नमेंट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के कार्य करती हैं। तो ये क्या कहलाती है? फेडरलिज्म गवर्नमेंट, अर्थात संघ की सरकार, संघवाद की सरकार। तो स्टेट गवर्नमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो एक हैंड को ज्वाइन करके चलती हैं, स्टेट को रन कराती हैं, चलाती हैं। तो दिस इज आवर विधान परिषद, जो हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जहाँ से रन करती है। तो दिस इज आवर विधान परिषद, दिस इज आवर फॉर्मर गवर्नर ऑफ यूपी राम नाईक। एंड एट द प्रेजेंट टाइम जो कि हमारे स्टेट में गवर्नमेंट है, मिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एट द प्रेजेंट टाइम, हु इज़ गवर्न इन यूपी, जो कि एट द प्रेजेंट गवर्न कर रहे हैं। सो अब हमारा जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करेंगे। अब हम इस टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके मेजर 6 पॉइंट होंगे जिस पर हम इसमें इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसका जो टॉपिक है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड, इलेक्शन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। एंड थर्ड, स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें हमारे मेजर 4 पॉइंट होंगे। गवर्नर, जो कि स्टेट का हेड होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, एंड थर्ड चीफ मिनिस्टर, एंड फोर्थ पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मेजर 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेते हैं हम सबसे पहले। तो हमारा जो कि स्टेट गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक स्पीकर होता है जो कि सदन को चलाता है। तो हमारा फर्स्ट, जैसा मैंने आप लोग से बताया था, आई हैव टोल्ड अबाउट दैट इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एट द प्रेजेंट टाइम इन इंडिया। तो हमारे वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो अब हम अपना चैप्टर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन एवरी स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ गवर्निंग द पीपल ऑफ द स्टेट। अर्थात गवर्नमेंट बनाने का जो पर्पज होता है, इसको फॉर्म करने का जो प्रत्येक राज्य में इसके पीछे जो पर्पज होता है, वो लोगों पर जो लोग जनता द्वारा इलेक्ट की जाती है गवर्नमेंट, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए फॉर्म की जाती है। तो दिस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल टू एंश्योर गुड गवर्नेंस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि जो सरकार, जो गवर्नमेंट आप लोगों ने इलेक्ट की है, वो स्टेट का संचालन ठीक ढंग से करें। दे हैव मैनी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट आवर जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो हमारे जो अर्थात जो लॉ बनाए जाते हैं, जो बिल बनाए जाते हैं, जो लॉ बनाए जाते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। अर्थात जो ऑफिसर अधिकारी होते हैं जो हमारे कार्य को आगे चलाते हैं। तो अब इसके बारे में डिस्कस करना है कि हमारे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्टली तो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और सेकंड होते हैं परमानेंट
एग्जीक्यूटिव। तो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जिसमें हमारे टोटल मंत्री आ जाते हैं। तो ये जो जिनका केवल इनका टाइम ऑफ जो पीरियड होता है वो 5 ईयर होता है, अर्थात इनका जो टाइम पीरियड होता है वो एक फिक्स होता है, निश्चित होता है। वैसे निश्चित तो परमानेंट का भी होता है, बट वो परमानेंट वाले जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो हमारे वो उनका टाइम पीरियड लॉन्ग होता है, लंबा होता है। बट जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनको हम मंत्री कहते हैं, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑल मंत्रीगण जो भी है हमारा, वो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाता है। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं, हमारी गवर्नमेंट आती है, जिसमें हमारे जैसे जिलाधिकारी हो गए, आपके एसडीएम हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम हो गए, और आपके ब्लॉक बीडीओ हो गए, और बहुत सारे सेवरल परमानेंट एग्जीक्यूटिव और कार्ड जिसको हम कहते हैं, जो परमानेंट होते हैं, जिनको जो 5 ईयर के बाद चेंज नहीं होते। बट जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो 5 ईयर के बाद चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो वो हमारे होते हैं मंत्री, जिसको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द वेरियस stages of forming a government and then the role of responsibility of the members of the government। तो अब हम जो सरकार की विभिन्न स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी क्या भूमिका है, और मेंबर्स के प्रति जो सरकार है उसको चलाने के प्रति क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। तो फर्स्ट हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी। in the previous chapter you have already study about constituency। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, एक चुनाव क्षेत्र होता है जिससे हमारे जो एमएलए होते हैं, जो हमारे एमपी होते हैं, जो एक चुनाव क्षेत्र उनका उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्षेत्र उनको दे दिया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको जो है इलेक्शन फाइट करना है। तो हमारी क्या कहलाती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक चुनावी क्षेत्र है जहाँ पर हमारे जो मेंबर ये एमएलए हैं, हमारा जो प्रति जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, जो लीडर, वो वहाँ से फाइट करता है। तो हमारा क्षेत्र क्या कहलाता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी कि हमारा जो स्टेट है इसको हमने एरिया वाइज यानी कि एक क्षेत्र में डिवाइड कर लिया है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, यानी कि चुनावी क्षेत्र कहा जाता है। विच इज ए स्पेसिफाइड एरिया कवरिंग 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट। अर्थात इसमें हमारा 1 या 2 जिले भी इसमें हो सकते हैं, या एक जिला भी हो सकता है, जिसको एक स्पेसिफाइड जो हमारा एक स्पेशल मुख्य क्षेत्र हमने चुना है फॉर आवर जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा मेंबर है। As we are a democratic country, the people of each constituency elect। और इस प्रकार से जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है एक प्रजातंत्र देश है, और यहाँ के प्रत्येक देश के नागरिकों के लिए एक कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट करती है, चुनाव क्षेत्र होता है जिसमें वो फाइट करता है इलेक्शन को। तो their representative people of different political parties are nominated by candidates for the election। इस प्रकार से जो हमारा कैंडिडेट होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपना एक प्रतिनिधि फाइट करती है, इलेक्शन में खड़ा करती हैं, जो कि डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टियों से हो सकता है। अपना एक कैंडिडेट नॉमिनेट करती हैं, नामांकित करती हैं डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टी, जैसा कि बीजेपी है, कांग्रेस है, और आपकी समाजवादी पार्टी है। तो ये डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टी होगी, इनके सबके अपने एक हेड होता है, अर्थात जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा होता है, जो उम्मीदवार होता है मेन, जो चीफ मिनिस्टर के लिए फाइट कर रहा है, तो उसके जो एमएलएज हैं वो इसके नीचे रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से इलेक्ट किए जाएंगे। तो द कैंडिडेट शुड बी एट दी। अब हमारे जो एमएलएज होते हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उसकी आयु होनी चाहिए, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैंडिडेट जो कि इलेक्शन में फाइट करेगा एमएलए के लिए, जो उम्मीदवार होगा, उसकी क्या आयु होनी चाहिए। तो कैंडिडेट शुड बी एट लीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। तो फर्स्टली उसकी जो आयु होनी चाहिए वह 25 वर्ष का होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष हो, और वह देश का नागरिक हो, और इसके साथ वह
किसी पर्टिकुलर स्टेट से वह रेजिडेंट हो अर्थात निवासी हो। द पीपल फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी दस इलेक्ट देयर ओन लीडर हु रिप्रेजेंट दैम इन द स्टेट गवर्नमेंट। अर्थात इस प्रकार से जो हमारा चुनाव क्षेत्र होता है, अपने जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसको प्रतिनिधि कर रहा है अपनी पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट को लीड करता है, इलेक्ट करता है, चुना जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्शन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। अब इलेक्शन क्या होते हैं, जैसा कि आप लोगों से मैंने इन द प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्शन, और इलेक्शन की कौन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज द हेड ऑफ द कंट्री, यानी कि देश का सबसे बड़ा जो होता है, जो इलेक्शन को हेल्ड कराता है, वो चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है। तो ये कैसे स्टेट वाइज इनको जो कराने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। द गवर्नमेंट अनाउंसेस द डेट फॉर होल्डिंग फॉर इलेक्शन। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके फंक्शन हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, सबसे पहले वो क्या होगा, चुनाव की एक तिथि या एक डेट फिक्स कर देगा, अनाउंस कर देगा, उसकी घोषणा कर देगा, और इसके बाद जो है लीडर्स जो होंगे उनके नाम नॉमिनेट करने स्टार्ट किए जाएंगे, उनकी नॉमिनेशन का कार्य शुरू हो जाएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसीज में, चुनावी क्षेत्र में फाइट करेंगे, इलेक्ट करें होंगे, उनके नाम नॉमिनेट किए जाएंगे। नॉमिनेटेड लीडर्स गो अराउंड टू टेल पीपल अबाउट देयर व्यूज ऑन गवर्नेंस एंड द पॉलिसीज दे सपोर्ट। अर्थात जो जिनके नाम नॉमिनेट हो चुके हैं, जिसने एक एरिया से फाइट कर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, उनका एक क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उस क्षेत्र में वो मेंबर, वो लीडर वहाँ पर अपनी पॉलिसी के बारे में लोगों को बताएगा, अपने एजेंडा के बारे में, अपने मैनिफेस्टो के बारे में, कि वो लोगों को किस प्रकार से लुभाने का जो कार्य होगा, जिससे कि अपने आप को वो इलेक्शन में फाइट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मत या मेजॉरिटी वो गेट कर सके। तो अपनी पॉलिसी के बारे में वो लोगों से कन्वेंस करता है, बताता है। तो दिस इज नॉन एज दी कन्वेंसिंग। तो ये हमारी क्या कहलाती है, चुनाव प्रचार। तो जो कैंडिडेट इलेक्शन में फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, तो वो अपने कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के लोगों के डोर टू डोर जाकर के उनसे अपनी कैनवासिंग करता है, यानी कि चुनाव प्रचार करता है, अपनी पार्टी के बारे में, अपने सिंबल के बारे में वो उनसे कन्वेंस करता है। दे सीक वोट्स फ्रॉम द पीपल फॉर ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज। अपने क्षेत्र के लिए लोगों से वह इलेक्शन में वोट लेता है या मांगता है। इलेक्शन आर हेल्ड ऑन द and now let us held on the तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ योर स्टेट लेजिस्लेचर। तो हम अब डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, डिस्कस करेंगे, यानी कि विधानसभा या विधानमंडल के बारे में करेंगे, जिसको हम, जैसा भी आप लोग से बता चुका हूँ कि हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होते हैं, विधानसभा में क्या होते हैं, जो बाई कैमरल टाइप की गवर्नमेंट होती है, अर्थात जो दो सदन वाली सरकार होती है, जिसके अंदर दो हाउस होते हैं, अपर हाउस और एक लोअर हाउस, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस की थी। द स्टेट लेजिस्लेटर कंसिस्ट द गवर्नर एंड 1 और 2 हाउसेज, जिसका एक गवर्नर होगा, हेड होगा, और उसके दो राज्यों, 2 हाउस होंगे, 2 सदन होंगे, या एक सदन, बट हेड विल बी गवर्नर। तो हमारे 2 सदन वाली सरकार है एट द प्रेजेंट टाइम इन यूपी। सम स्टेट्स हैव 2 हाउसेस, लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, एंड अपर हाउस और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि कुछ स्टेट में, कुछ राज्य में 2 सदन वाली सरकार है, जिसको हम एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जिसको विधानसभा, और दूसरी अपर हाउस कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं। और इफ द स्टेट हैज 1 हाउस, इट इज नॉन एज दी बाई अनकैमरल
वेयर द बाईकैमरल स्टेट हैव टू हाउसेस, अर्थात जिस राज्य में एक सदन वाली सरकार होगी तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, यूनिकैमरल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि एक सदन वाली सरकार। और जहाँ पर हमारे दो सदन वाली सरकार होती है, यानी कि दो सदन होते हैं, दो हाउस होते हैं, तो वो बाई कैमरल टाइप की गवर्नमेंट कहलाती है। तो गवर्नर इज द हेड होता है। तो गवर्नर इज कैसे होता है, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट पर आ गए हम, जो गवर्नर है यानी कि जो स्टेट का हेड होता है। गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर ही सी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड होल्ड ऑफिस ऑफ द प्लेजर एंड बाय द प्रेसिडेंट, अर्थात इसका जो नियुक्त है, इसको जो नियुक्त किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसका टर्म 5 ईयर होता है। तो टू बी नॉमिनेट एज ए गवर्नर पर्सन हैज़ टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट बी अबव द एज ऑफ 35 ईयर्स। तो अर्थात अब हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर कैसा होना चाहिए, उसकी आयु क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए और उसके क्या कार्य हैं होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गवर्नर जो होता है स्टेट का, ये हेड होता है जिसको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और अब इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जो गवर्नर नियुक्त किया जा रहा है उसकी जो आयु है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो स्टेट लेजिस्लेटिव की जो होती है वो 25 होती है और गवर्नर की जो एज होती है वो 35 ईयर्स होती है। उसकी आयु, नंबर एक तो उसकी आयु 35 वर्ष हो, और दूसरी वह देश का नागरिक हो, और तीसरी वह किसी अन्य सरकारी पद पर ना हो, ऐसा व्यक्ति जो है एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ए गवर्नर। तो जैसा कि मैंने आप लोग से बताया कि हमारे एट द प्रेजेंट टाइम इन यूपी में जो है स्ट्रेंथ है एट द प्रेजेंट टाइम या सीट हैं वो 403 हैं। एट द प्रेजेंट टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ यूपी गवर्नमेंट की जो सरकार की जो स्ट्रेंथ है, जो सीट्स हैं वो 403 हैं एट द प्रेजेंट टाइम। And specified date and people go out on the vote for their selected candidate. The result are declared after the counting of the voters, which are decide who has been elected. Sorry, I have thought about this. And the next point, member of either house of द पार्लियामेंट। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर क्या है हमारा, जो कि स्टेट का हेड होता है और मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, जो हमारी विधानसभा है उसका और संसद का दोनों हाउस का सदस्य हो। ही सी कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अर्थात वह किसी और अन्य पद पर लाभ के पद पर न हो। द पावर्स ऑफ गवर्नर आर एज फॉलो। अब हम डिस्कस करेंगे पावर, अबाउट द पावर ऑफ गवर्नर की, गवर्नर की हमारी क्या पावर्स होती हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज विद द गवर्नर हु एक्सरसाइज इट आइदर डायरेक्टली और थ्रू द चीफ मिनिस्टर। तो सबसे पहली जो पावर होती हैं गवर्नर के पास ऑल स्टेट की पावर्स होती हैं और इसके अलावा और सारी एक्सरसाइज जो होती हैं, मतलब कार्य होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं। इज द डायरेक्टली और थ्रू द चीफ मिनिस्टर, यानी कि डायरेक्टली भी कर सकते हैं और चीफ मिनिस्टर के माध्यम से भी कर सकता है। Second, the governor appoints the chief minister and other members of council of minister on advice of chief minister। तो फर्स्टली इसका जो कार्य होगा, जो जिस पार्टी ने जिसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेजोरिटी गेट करी है उसको नॉमिनेट करेगा, उसको टू फॉर्म द गवर्नमेंट इनवाइट करेगा, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और इस प्रकार से वह चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। और इसके बाद जो इसका कार्य होता है, जो चीफ मिनिस्टर के अन्य जो मिनिस्टर होते हैं उनको चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर उनको भी अपॉइंट करने का कार्य गवर्नर का होता है। ही और सी आल्सो अपॉइंट द एडवोकेट जनरल एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। इसके अलावा वह एडवोकेट जनरल
और अन्य अधिकारियों को भी नियुक्त करता है। तो गवर्नर का ये मुख्य कार्य होता है। फिर इसके अलावा जो हमारा होता है नेक्स्ट फंक्शन जो होता है एवरी बिल, जो कि विधेयक कहते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट उसको बनाती है और बनाने के बाद जो है हमारे सदन में इनको डिस्कस किया जाता है, इनको रीड किया जाता है और उसके बाद इसको जो पास करने का जो कार्य होता है वो गवर्नर का होता है। तो कोई भी स्टेट का जो बिल होता है वो बिना अनुमति के गवर्नर की वह जारी नहीं किया जा सकता, पास नहीं किया जा सकता। एवरी बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटर हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नर, अर्थात जो बिल बनाया गया है पहले फर्स्टली उसको विधानसभा में अप्रूव किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा और उसके बाद ही ये गवर्नर के पास पहुंचेगा बिफोर इट कैन बिकेम ए लॉ। जब ये एक लॉ बनने से पहले गवर्नर उसको अपनी परमिशन देगा, अनुमति देगा, तब ये एक लॉ बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जो कार्य होते हैं उसकी जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो उनको संबोधन कार्य का भी ये इसका ही फंक्शन होता है गवर्नर का। और इसके अलावा सदन को वह डिसॉल्व भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे फंक्शन जो होते हैं हमारे गवर्नर के होते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट आवर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात अब हमारा मेजर पॉइंट आ गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात एमएलए का। जो हमारा एमएलए होता है जिसको हम विधान सभा का जो विधायक कहते हैं जिसको हम, तो द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल फ्रॉम ए कंस्टिट्यूएंसी बिकम्स ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात जिस चुनावी क्षेत्र से जिस लीडर ने, जिस मेंबर ने इलेक्शन को फाइट किया है, लड़ा है और वहाँ से वह विजेता रहा है, विनर रहा है, तो वो उस चुनावी क्षेत्र का एमएलए कहलाएगा। अर्थात वही हमारी एमएलए अर्थात जो है हमारी इसकी असेंबली की स्ट्रेंथ बनेगी, जिसका कार्यकाल फॉर 5 ईयर, जिसको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एमएलए विधायक। तो दस यू वुड अंडरस्टैंड दैट देयर वुड बी मेंबर ऑफ एमएलए ईच रिप्रेजेंटिंग कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट, अर्थात जिस राज्य में ये एमएलए प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से इलेक्ट करना होगा। द एमएलए इज आल्सो मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, अर्थात एमएलए जो होता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य होता है जो कि हाईएस्ट मेजोरिटी गेट करने वाली होती है। द पार्टी हैविंग द मेजोरिटी ऑफ एमएलएज फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, अर्थात वह पार्टी, वह दल जिसने सबसे ज़्यादा एमएलए हासिल किए हैं, जिसके सबसे ज़्यादा सीट आई हैं, वह अपनी गवर्नमेंट को स्टेट में फॉर्म करेगा, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। इन केस ऑफ सिंगल पार्टी डज नॉट हैव ए क्लियर मेजोरिटी, 2 or 3 पार्टीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कोalition गवर्नमेंट, अर्थात यानी कि एक सिचुएशन, एक स्थिति हमारी ऐसी भी बन जाती है कि कोई भी दल, कोई भी पार्टी फुल मेजोरिटी गेट नहीं कर पाई, यानी कि पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई, 50% बहुमत हासिल नहीं कर पाई। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो कुछ दल होते हैं, फ्यू पार्टीज जॉइन टुगेदर, एक साथ मिल जाती हैं, जिसको हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, अर्थात संगठित की गई सरकार, अस्थायी सरकार भी हम इसको कह सकते हैं। दोज एमएलएज who do not belong or support the majority party are known as the opposition, अर्थात वो एमएलए जो कि हाईएस्ट मेजोरिटी गेट नहीं कर पाए हैं और उनका जो है फुल मतलब सपोर्ट नहीं कर पाए हैं अपनी पार्टी को, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं, और वे किसी भी दल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अपोजिशन में बैठते हैं। तो उनका कार्य क्या होता है, विपक्ष का होता है, जो कि सदन में बैठ करके अपोजिशन का कार्य करेंगे, अर्थात जो गवर्नमेंट रन करेगा उसके विपक्ष में वो उसकी देखरेख करेंगी, उसके जो पॉलिसीज़ होंगी, उसके जो कार्य किए जाएंगे वो जनता तक पहुंचाएगी और उस पर वो बहस करेगी। तो दे अटेंड मीटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गिव देयर क्रिटिकल व्यूज़ ऑन बिल्स एंड लॉज बीइंग डिस्कस्ड एंड पास्ड इन दी असेंबली, अर्थात वह जो बिल जो गवर्नमेंट रन कर रहा है, चला रहा है, उनके बिल पर वह डिस्कस करेगी, बहस करेगी
कि यह जो बिल, ये विधेयक, ये कानून जो बनाया गया है ये सही है, जनता के फेवर में है या नहीं, तो इस पर डिस्कस की जाएगी। एंड नाउ आवर सेकेंड हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो फर्स्टली हमने डिस्कस कर ली है गवर्नर के बारे में, जो कि स्टेट का हेड होता है। एंड नाउ द सेकेंड हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर, अर्थात मुख्यमंत्री, जो कि स्टेट का, राज्य का हेड होता है, मतलब गवर्नर के बाद जो गवर्नमेंट को रन करता है, चलाता है। तो द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज इनवाइटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर। अर्थात जो गवर्नर होता है वह जो सबसे ज़्यादा, जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी, सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल किया है, वह उस पार्टी को इनवाइट करता है फॉर टू बिकम दी चीफ मिनिस्टर, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसको इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है। गवर्नर का यह कार्य होता है कि जिसने जो मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा हासिल की है उस पार्टी के दल के नेता को इनवाइट करता है, बुलाता है टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वंस द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड ही और सी, एक बार जो मुख्यमंत्री जो नियुक्त किया गया है राज्य का, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इसके अलावा जो विधानसभा के जो अन्य मंत्री हैं वह नियुक्त किए गए हैं। इन केस नो पॉलिटिकल पार्टी हैज़ गेन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, अर्थात किसी सिचुएशन में यदि किसी दल ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया हुआ है, तो द गवर्नर कैन इनवाइट वन मेंबर हु इन हिज हर ओपिनियन कैन कमांड द मेजोरिटी थ्रू कोलिशन। अर्थात जिस दल ने या कोलिशन टाइप की जो गवर्नमेंट है, अर्थात जो अस्थायी सरकार बनाई जा रही है, कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है, एक तो हमारी होगी जिसने फुल मेजोरिटी गेट करी है, और एक जो यानी कि मिली जुली सरकार जिसने एक साथ मिलकर के कुछ दल जो एक साथ ज्वाइन हो गए हैं, जुड़ गए हैं, वो हमारी कोलिशन जो गवर्नमेंट कहलाती है। तो उसकी जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिसकी मेजोरिटी है उसको वो बुलाता है, वो अपनी कोलिशन गवर्नमेंट जो अपना अप्रूव करता है, सिद्ध करता है कि मेरे पास इतने एमएलएज हैं, तो वो इस प्रकार से कुछ दलों को अपने साथ जोड़ करके भी गवर्नमेंट बना सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो अब हम डिस्कस क्या करेंगे, जो हमारा मुख्यमंत्री है स्टेट का, उसकी शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर, जिसको हम शॉर्ट में सीएम भी कहते हैं, इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्टेट में, जो राज्य में प्रशासन चलाया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा, सबसे रियल, वास्तविक अधिकारी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जिसको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो हमारे, जैसे कि आप लोगों से बता चुका कि हमारे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल और एक दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ये हमारे जो अलग हैं बट अधिकारी हैं। तो चीफ मिनिस्टर हेड्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एलोकेट्स पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट टू देम। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री होता है वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नियुक्त करता है और उनको डिफरेंट, विभिन्न प्रकार के विभाग उनको सौंपता है, डिपार्टमेंट उनको दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं। द मिनिस्टर्स आर आंसरेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर देयर चार्ज एंड टू मेक श्योर दैट पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। अर्थात जो विभाग जो किसी मंत्री को सौंपा गया है, वह उस विभाग का पूर्ण जिम्मेदार होता है, पूर्ण आंसरेबल होता है, उत्तरदायी होता है कि उस विभाग में जो है, उस डिपार्टमेंट में, उस विभाग में सारे कार्य जो हैं, जो पॉलिसी चीफ मिनिस्टर के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो चुनाव के द्वारा बताई गई थी लोगों से, तो वही वहाँ पर लागू की गई हैं, वही चल रही हैं, या वो प्रॉपर हैं या उनको इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं। तो ये सारे जो इसका जो उत्तरदायी होता है वो उस विभाग का मिनिस्टर होता है, वो उनको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली रूप से करेगा। एंड नाउ
हमारे जो फंक्शन और जो नेक्स्ट होंगे मिनिस्टर, ये तो हो गया। एंड नेक्स्ट फंक्शन जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर के होते हैं, द CM कन्वेंस एंड प्रेसिडेंट्स ओवर कैबिनेट मीटिंग एंड एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑल ओवर द मिनिस्टर। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री का जो नेक्स्ट कार्य होता है वो अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करना होता है, और इसके अलावा उनकी अध्यक्षता करना होता है, और इसके अलावा उन पर सुपरविजन का कार्य, उनका संरक्षण, उनके देख रेख का जो कार्य होता है सारे मिनिस्टर पर, उन पर सारा नियंत्रण CM के हाथ में होता है। इस प्रकार से CM जो होता है अपने जो मंत्रिमंडल होता है उन पर कंट्रोल करता है, रखता है। ये इसका फंक्शन होता है, कार्य होता है। नेक्स्ट, द CM इज द मेन लिंक बिटवीन गवर्नर एंड द स्टेट कैबिनेट। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल चीफ मिनिस्टर ने बनाया है उसके बीच और गवर्नर के बीच CM एक सबसे बड़ा लिंक होता है, यही मुख्य लिंक होता है जो कि गवर्नर और स्टेट कैबिनेट जो मिनिस्टर बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए, उनके बीच का सबसे बड़ा लिंक या मेन मुख्य लिंक CM होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। यदि इफ द CM इज नॉट हैप्पी विद ए मिनिस्टर, ही कैन आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन और ही कैन ड्रॉप हिम फ्रॉम द काउंसिल ऑफ रिशफलिंग्स इट। यदि उसके क्षेत्र से, यदि उसके डिपार्टमेंट में कोई मिनिस्टर मंत्री सही से कार्य नहीं कर रहा है तो वह उससे उसका इस्तीफा भी मांग सकता है, या अपने पद को ड्रॉप करके या उसके सदन से या उसके सभा से जा सकता है, छोड़ सकता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द CM, तो CM इज द मेन लिंक बिटवीन द गवर्नर ऑल। नेक्स्ट फंक्शन, all important announcement on behalf of the government are made by the chief minister in the assembly। अर्थात जो सारे अनाउंसमेंट, जो घोषणाएं इलेक्शन के दौरान में की गई हैं वह गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर के माध्यम से असेंबली में उन पर डिसीजन लिए जाते हैं या उन पर घोषणा की जाती हैं, वो उनको बनाता है। वे सारे डिसीजन जो इलेक्शन के दौरान में लिए गए हैं, अनाउंसमेंट किए गए हैं, वो चीफ मिनिस्टर उनको असेंबली में उनको बनाता है। CM टेक्स डिसीजंस टू when a particular bills is to be introduced in the assembly। और इसके अलावा जो फंक्शन होगा, कार्य होगा CM का, चीफ मिनिस्टर का, और सारे डिसीजन जो कि एक पर्टिकुलर, जो कि एक विशेष बिल, जो कि एक विधेयक, विशेष प्रकार का विधेयक जो असेंबली में पारित किया जा रहा है उसके बारे में निर्णय लेता है। इफ द चीफ मिनिस्टर रिजाइन, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन। यदि कोई एक चीफ मिनिस्टर, यदि मुख्यमंत्री रिजाइन कर देता है तो संपूर्ण जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो संपूर्ण जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो भी उसके साथ रिजाइन हो जाते हैं, पदों से हट जाते हैं। एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं? हमारी सामूहिक जिम्मेदारियां, अर्थात जो कि चीफ मिनिस्टर के पास मेजर पार्ट होता है, यानी कि सामूहिक, यानी कि जो जनता का विशेष रेस्पॉन्सिबिलिटी जो जनता की होती है वो CM के पास, वो उसको निभाना, उसको करना। तो क्या होता है? द काउंसिल और मिनिस्टर आर इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। अर्थात वह मंत्री जो कि व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से असेंबली में नियुक्त किए गए हैं वो होते हैं। इफ ए पर्टिकुलर मिनिस्टर लॉसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई मंत्री अपना जो विश्वास है वहाँ पर असेंबली में खो देता है तो ऑल द मिनिस्टर हैव टू रिजाइन, सभी मंत्री उससे रिजाइन कर सकते हैं, रिजाइन दे देते हैं। तो 10 इस प्रकार द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, विधानसभा जो होती है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है जिसके किसी एक मंत्री के बिना भी इसको चला पाना पॉसिबल नहीं होता है, इम्पॉसिबल होता है। द लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर बाई आस्किंग क्वेश्चन, पासिंग रिसोल्यूशंस एक्सेट्रा। तो जो हमारी लेजिस्लेटर होती है, जो कार्य करती है, वो सभी मंत्रियों पर
नियंत्रण करके कार्य करती है और सभी से वन बाय वन कर उसको कार्यों को, जो क्वेरीज होती हैं, जो क्वेश्चन होते हैं पुटअप किए जाते हैं, उनको पासिंग करती है, उनको सॉल्व करती है। एंड नेक्स्ट कन्वेंस, जैसा कि आप लोग से बता चुका हूं कि मैं हमारा जो स्टेट है ये भारत का सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहां पर टोटल सीट स्ट्रेंथ ऑफ द यूपी की 403 हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट वी विल डिस्कस मोर अबाउट ऑफ दिस टॉपिक, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।